थोड़ा चीखम चिल्ली या बाहर की पौ पौ पी पी की अगर आवाज आए तो आप परेशान मत होइएगा। आप सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने कमरे की खिड़कियां खोल दी हैं। और ये कमरे की खिड़कियां मैंने इसलिए खोल दी ताकि बाहर की कुछ हवा यहाँ पर आ सके। मैं अक्सर दिन में एक बार ऐसा जरूर करता हूँ कि कमरे की खिड़कियां पूरी तरह से खोल देता हूँ ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके और मेरा कमरा साफ हो सके। मेरे कमरे में जो कह सकते हैं कि गलत ऊर्जा घुस जाती है, मैं सांस लेता हूं तभी तो घुस जाती है ना। मतलब बंद कमरे में जो है अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो नेगेटिविटी जो है वो एंटर कर जाती है। तो उसको वो इसलिए कर जाती है, इसका कोई धार्मिक रीजन नहीं होता भाई साहब। इसका एक ही रीजन है कि यहाँ पर जो है वो बाहर की शुद्ध हवा आ नहीं पाती, और ना हम जब शुद्ध सांस नहीं लेते तो हम शुद्ध विचार भी व्यक्त नहीं कर सकते। ये एक समस्या होती है। दूसरी बात, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम शरीर को जो है एक जगह रखे रहें और कोई काम ना करें, सिर्फ लगे रहें, कि जैसे कि आजकल हमारे लोगों का काम है, बहुत सारे लोगों का काम है कि जो है वो कहीं ऑफिस में बैठ के, उनका काम ही ऐसा है, उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, वो क्या करें। देखो बाहर से बहुत शोर आ रहा है और कारण यह है कि वहां एक ट्रैक्टर फंस गया है, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ जो है वो सब खेत खलिहान है, और मेरा घर ऐसी जगह बना हुआ है जहां पर मैं आदि मानव की तरह रहता हूँ। ऐसा मान लीजिए आप, जंगल में रहता हूँ मैं। अब वो बड़ा पसंद है मुझे, और मुझे वो लाइफ इतनी पसंद है कि पूछिए मत, क्योंकि उसमें ना नेचुरल जो है वो आनंद है। रोड के किनारे बसा हुआ हूँ, इसलिए जो है ये ट्रैफिक बहुत रहता है यहाँ पर, लेकिन रोड के किनारे जरूर हूँ, लेकिन उसके बाद जो है वो जंगल ही जंगल है और मंगल ही मंगल है। ऐसा मान लीजिए आप, ट्रैक्टर फंस गया किसी नाले में, रोड के किनारे जो नाले होते हैं उनमें दो ट्रैक्टर निकाल रहे हैं। हालांकि मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ, और क्योंकि आपको भी दिखा सकता हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत से लोग खड़े होकर रोड पे देख रहे हैं। बराबर से कोई ट्रक गुजरेगा और निपटा देगा किसी को, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब हो जाएगा ऐसा तो जाकर देख लूंगा, सब जाके आ चुका हूँ, कोई मानने तैयार नहीं है, क्योंकि सबको मजा आ रहा है। हमारी हालत ही ऐसी है कि जब हमारे यहाँ जेसीबी चलती है तब भी हमें मजा आता है, खाली बहुत है, हमारे पास टाइम है। और ट्रक फंस जाता तो हम खड़े देखने हो जाते हैं, हम ट्रैक्टर फंस जाता तो देखना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें हमारे साथ होती रहती हैं, और ये आम बात है, मैं रोज देखता हूँ मेरे सामने आमने ये ट्रक और ट्रैक्टर फंसते रहते हैं, और रोज कोई ना कोई दूसरे तीसरे ट्रैक्टर उन्हें निकालने के लिए आते रहते हैं। अभी आपको अगर मैं दिखाऊंगा तो शायद इधर नजर आ जाएगा, एक ट्रैक्टर निकालने के 2 ट्रैक्टर आए हुए हैं, और अभी वो जो है सफल नहीं हो पाए। मुझे 100% भरोसा है कि हेडर आएगा और ट्रैक्टर को उठा के रखेगा, लेकिन ये तब तक नहीं करेंगे उसका जब तक ये अभी पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए या कोई चोट ना खा जाए। छोड़िए इन्हें, इनके हाल पे छोड़ते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और मैं इसमें लोग हूं, ये सही है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम बैठ के काम करते हैं और हम अपने काम को लगातार करते जाते हैं, लगातार उसी एक रूटीन लाइफ हमारी रहती है, तो कहीं ना कहीं हम जो है कह सकते हैं कि चीजों के शिकार होने लगते हैं, गंदगी हमारी नसों में जमा होने लगती है, और ऐसी स्थिति में जो है हमें बहुत सारी दिक्कतें होने का डर रहता है। दिक्कतों के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप डर जाएंगे, मैं भी डरता हूं उनसे। इसलिए मैं तो सुबह उठ के सबसे पहले जैसा तैसा करके टाइम मैनेज करके अपना जो है वो थोड़ा भाग दौड़ कर लेता हूं, ताकि वो गंदगी निकल सके। तो स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह से आप गंदगी निकालते हैं, वैसे ही आप यूं समझिए कि आपका फोन भी बचा रहे, सेफ रहे, इसलिए उसके अंदर रोज गंदगी आती है उसको साफ करते रहो। आजकल बहुत आ रही होगी, क्योंकि पालिका चुनाव जो है वो मंडरा रहे हैं। पालिका चुनाव में रोज पेपर की कटिंग लोग क्या मोबाइल से निकाल के और व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल रहे हैं, उससे तमाम सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। कुछ दिनों में आपका फोन जाम हो सकता है, आपके फोन को दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल आपकी तरह। इसलिए आप उसको जो है निकाल दीजिए, उसको साफ कर दीजिए। उसका एक ही तरीका, रोज सुबह उठो और एक्सरसाइज आदि के बाद में, नाश्ता करने के बाद में सबसे पहले आप यही करो कि उसको निकाल दो, रोज साफ कर दो, वरना फिर आप इकट्ठा करोगे तब दिक्कत होगी, हो सकता है फोन आपका वो हैंग करने लगे, परेशान करने लगे। तो भाई साहब, रोज का इलाज जरूरी है, चाहे वो शरीर का हो या उसका हो। रोज ट्रीटमेंट दोगे, रोज दवाई दोगे उसको, दवाई मतलब ये एक्सरसाइज अपने आप में एक दवाई है। आप चाहे एक्सरसाइज खुद के लिए करें या मोबाइल के लिए करें, और ये इस तरह की चीजें करें, तो ये मेरी तरफ से एक जो है ज्ञान हो गया। अब ज्ञान समाप्त होता है, और जिन लोगों को अब व्यस्त हैं वो जा सकते हैं, और जो ठलुए हैं मेरे जैसे वो अब रुक सकते हैं।
अब मैं यहाँ से ज्ञान की रेलम पेल दूसरी दिशा में मचाऊंगा, जहां तक मचा सकता हूँ। और अगर मुझे लगेगा मैं थक गया हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं इस वीडियो को कहीं पर भी रोक सकता हूँ। अब पता नहीं मैं अब कहाँ शुरू होऊंगा, क्या करूंगा, मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कहने के लिए। हालांकि इधर से चैपे की आवाज बहुत आ रही है, मन तो करा वीडियो रोक दूं, लेकिन नहीं रोकूंगा। मेरी एक आदत है, अक्सर मैं जब शुरू हो जाता हूं तो फिर रुकता नहीं हूं। ये एक गंदी आदत है, यह एक अच्छी आदत है, ये फैसला आपको लेना है। मैं अपनी बात कह के ही जो है हटता हूं। अब बात क्या कहूंगा, सवाल ये है। तो बाद में वो कहूंगा जो शायद आप जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल उस बात से परिचित हैं। देखिए, अगर हॉर्न की आवाज आए वीडियो में, आपको रत्ती भर भी परेशान नहीं होना है। ये हॉर्न की आवाज आप रोज सुनते हैं, ये नेचुरल है हमारे साथ। हमें इसको अपनी आदत पर शुमार कर लेना चाहिए, इससे इरिटेट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप इरिटेट होते हैं तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं। आपके लिए खुला दरबार है, आप आए या जाएं, मेरा काम है कहना। मैं कह रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आज का सबसे गर्मा गर्म मुद्दा। आज का नहीं, पिछले कुछ दिनों से एक चिल्लम चिक्की मची हुई है। वो चिल्लम चिक्की इस बात की है कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी का इस्तीफा दे दिया। अब रवीश कुमार जगह जगह मंचों पे जा रहे हैं, कभी लल्लन टॉप पे जा रहे हैं तो कभी ढिल्लन टॉप पे। अच्छा, लल्लन टॉप पे रुक जाता हूं पहले। अब लल्लन टॉप पे वो गए, अब उनको पता होना चाहिए कि लल्लन टॉप किसका चैनल है। आज तक वालों का है, उन्होंने उसे खरीद लिया है, वो वहां गए हैं। भाई, अगर आपको सबसे शिकायत है तो लल्लन टॉप से भी होनी चाहिए। एंड जिसका वो चैनल है आज तक वालों का, जब उनका वो चैनल ईमानदार नहीं है तो उनका लल्लन टॉप क्या ईमानदार होगा। आप हमेशा उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते रहते हो। मैं आपकी बात से हमेशा सहमत होता हूं, लेकिन समस्या यह है कि आप फिर वहां क्यों गए? आप लंदन टॉप के मंच पे क्यों गए? वहां जाके आपने कविता पाठ, काव्य पाठ क्यों करा? क्या आपने कौन सा काव्य पाठ किया? एक बार उसको एक बार 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 पढ़ना। पता नहीं आप क्या कह रहे थे, आप किसकी प्रेम कथा सुना रहे थे वहां पर। देखो कोई सुन रहा है, देखो कोई सुन रहा है, देखो, हाँ वो डर लग रहा है, तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ। इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे थे। रवीश कुमार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रवीश कुमार ये देश के वर्तमान महात्मा गांधी, मैं उनको वर्तमान महात्मा गांधी की उपाधि से नवाजता हूं, जो कभी भी मोदी फोबिया से बाहर नहीं निकलते। हमेशा मोदी जी के जैसे कि वो दूसरे चैनल वाले मोदी जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनकी तारीफों के कसीदे में, किसी और चीज में, ऐसे ही इनका हाल है। ये भी उनकी आलोचना में उलझे रहते हैं। इनके लिए जो है वो बाकी देश दुनिया में कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके लिए बाकी कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए वास्तव में कोई दूसरा मुद्दा हो तो हमें पता है। रवीश कुमार का मैं चूंकि फेसबुक अकाउंट भी फॉलो करता हूं, मैं वहां भी उनको देखता हूं, मैं उनको एनडीटीवी भी देख चुका हूँ। हमेशा उनके मुद्दे इर्द गिर्द घूमते हैं, लोग खुश रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनके खुश रहने की इनसे वजह क्या है और किस बात की चीकम चल रही? रवीश कुमार ने एनडीटीवी जो लोगों के अंदर ऐसा मातम मचा कि जैसे एनडीटीवी ही क्रांति कर रहा था देश में बैठ के, और रवीश कुमार के बिना वो क्रांति नहीं करेगा। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, एनडीटीवी जो है वो रवीश कुमार की वजह से यदि क्रांति कर रहा था, तो रवीश कुमार ने जो है उसको तो फिर क्या दिक्कत है? रवीश कुमार भी ऐसा कर रहा था तो रवीश कुमार तो यूट्यूब चैनल बना दिए, फिर चीकम चिल्ली किस बात की? रवीश कुमार जितने लोगों में अपनी बात पहुंचा सकते थे तो वो अपनी बात अब भी लोगों में उतने लोगों में पहुंचाएंगे। लेकिन रवीश कुमार चूंकि ठहरे चतुर ब्राह्मण, थोड़ा सा सुना है ब्राह्मण, निचले वाले ब्राह्मण, मैंने सुना है ऐसा। मैं मानता नहीं हूं कि वो निचले वाले ब्राह्मण है, वो चतुर है, इतना मैं जानता हूँ, बहुत चतुर है वो। उन्होंने एक इमोशनल गेम शुरू किया, और वो इस तरह का किया कि जो है उन्होंने इस तरह का माहौल दिखाया कि वो आपके बिना जी नहीं सकते और आप उनके बिना नहीं जी सकते, और वो एनडीटीवी मजबूरी बस छोड़ कर आए हैं। और उन्होंने इतने जो है विपरीत हालतों में छोड़ा है कि बहुत दिक्कत है। अब वो आपकी आवाज बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने चैनल को जो है सुना है एक दिन में, कुछ ही घंटों में जो है 12 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने इकट्ठे भी कर दिए थे। कोई बड़ी बात नहीं है, रवीश कुमार बड़ा नाम है, देश में दुनिया उनको जानती है। मैं भी थोड़ा सा उनके स्टाइल में आ चुका हूँ, ऐसा लगता है रवीश कुमार की आंखों में अंदर प्रवेश कर चुकी है, और वो जो है देश दुनिया की आवाज उठाते रहते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष उठाते हैं। अगर निष्पक्ष उठाते हैं तो आज तक निष्पक्षता नजर क्यों नहीं आई मुझे? आखिर मेरी आंखें वो कहाँ गई? मेरे पास मगज नहीं है क्या? कुछ दिनों से रवीश कुमार को मैं नोटिस कर रहा था कि वो कुछ चीजों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक किसी सीमा में बंध रहे हो, जैसे कि वो कोशिश कर रहे हो कि देखिए मैं अब आपका हूं। वो एक अलग ही तरह के रवैये में थे। वो छठ पूजा में शामिल होते हैं, जो कभी नहीं हुए थे,
और वो वहां की तमाम यानी कि क्षेत्रवाद को वो जो है कहीं ना कहीं दायरा बढ़ा रहे थे उसका। मैं उनको नोटिस कर रहा था, लेकिन इस चीज को लोग नोटिस नहीं कर रहे थे। वो क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं जो है वो ला रहे थे अपने तौर तरीकों से। और अगर नहीं तो फिर ये चीजें नहीं होती जो पहले कभी नहीं हुई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके बारे में एक्सक्लूसिव है, जो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप भक्त हैं तो। जो भक्त नहीं है वो शायद सुन लें। तो रवीश कुमार के बारे में मेरे पास जो अभी तक मैं नोटिस कर पाया हूं, वो अपने मुद्दे चाहे तो खुलकर रख सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको गोदी मीडिया के नाम पे ही अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। और शायद उनकी कामयाबी का राज ये लोग यही पसंद करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस तरह से पसंद करते हैं तो आपके हमारे बीच में जो है वो 36 का आंकड़ा बना रहेगा, क्योंकि रवीश कुमार पे हम हमेशा शक करते हैं और करते रहेंगे। रवीश कुमार उतना ईमानदार पत्रकार नहीं है जितना कि उनके बारे में लोग धारणा बना के बैठे हैं। और कौन कौन बना के बैठे हैं मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। जिनको लगता है कि वो उनके लिए कोई सूफी संत है, तो मैं बता दूं, वो सूफी संत अपने लिए हैं, अपने समाज के लिए हैं। क्योंकि ये बात हमने तब नोट की जब रोहित वेमुला कांड हुआ था। रोहित वेमुला कांड में रवीश कुमार जी ने अपने तरीके से कैमरा अपना घुमा दिया। किसकी तरफ, नाम बताऊं आपको या आप समझ गए? उन्होंने अपना कैमरा घुमा दिया था, उसका नाम था कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार चूंकि उनकी ही बिरादरी का है, और वो लगातार कन्हैया कुमार को जो है वो फोकस कर रहे थे। और कन्हैया कुमार की एक ही ट्रिक है, वो हमेशा ही जो है वो सेम गोदी मीडिया प्लस मोदी जी प्लस गोदी मीडिया, यही उनका स्टाइल है कन्हैया कुमार का। तो इसी तरह से उन्होंने फेम पाई है। आखिर में कन्हैया कुमार जो है वो चले गए कांग्रेस में। पहले वो लाल सलाम वाले थे, कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने मत्था भी टेक लिया। उन्होंने भागवा नहीं तो उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर ली, पता नहीं क्या क्या करा उन्होंने, तिलक का, ये सब ये चीजें मैंने उनकी खूब देखी हैं। जो कभी ऐसा दिखाते थे कि जय भीम मानते थे, अम्बेडकरवादी थे कट्टर वाले, पता नहीं उनका अम्बेडकरवाद कहाँ चला गया। तो ये सब चलता रहता। तो इन्होंने रवीश कुमार जी ने रोहित वेमुला मामले को कन्हैया कुमार के माध्यम से कन्हैया कुमार तक सीमित कर दिया। उसके बाद वहां पर जो है चीजें वो न्याय नहीं हो पाया, मामला वो लगभग रफा दफा हो गया। जबकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उस मामले को बड़ी कह सकते हैं शिद्दत से उठा रही थी। शायद वही वजह थी जो उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया था। ये बात लोगों को जानकारी में नहीं है, तो इस चीज को जो है वो रिसर्च कर लें। मैं क्यों शुद्ध करूं कि भाई ये सब हुआ कैसे था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब रवीश कुमार जी के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि रवीश कुमार जी के बारे में जितना हमें कह दिया उतना हमने कह दिया। बाकी जो लोग हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते वो ना रखें, लेकिन एक बार विचार करें क्या करते हैं वो। उनकी वॉल चेक कर लीजिए आप, फेसबुक वॉल, वहां पे आपको कांग्रेस का प्रचार करते मिल जाएंगे। वहां पर वो गोदी मीडिया जैसा स्लोगन या गीत या कह सकते हैं एक राग अल्फाते मिल जाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि इस देश में कॉलेजियम सिस्टम जो हमारी जो हमारी न्यायपालिका में जो भर्ती की प्रक्रिया है, कभी उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, कभी उस पर कुछ नहीं कहते हैं। वो भर्ती नीति के बारे में कुछ नहीं कहती है। वो SC ST OBC कोटे के बारे में कभी कुछ नहीं बात करते हैं। वो कभी गरीबों की आवाज बनने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो तो उनका एक दायरा सीमित है, उसी में ही लोग खुश होते हैं। कुछ लोगों की एक आदत बन चुकी है कि उन्होंने अपनी आलोचना का दायरा सीमित कर चुका है। वो जब तक गोदी मीडिया शब्द सुन डाले जब तक खुश नहीं होते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो गोदी मीडिया शब्द सुन के खुश हो जाते हैं? तो मैं बता दूं, ऐसे लोग जो मोदी जी को हर हाल में हराना चाहते हैं। मैं मोदी जी को हराना चाहते हैं, इस बात से कोई मेरा सरोकार नहीं है, हराएं ना। मैं मोदी भक्त हूं, मैं तो बताया ना, मैं बहन जी की बात भी कर रहा हूं। यहाँ पर मैं समय समय पर अखिलेश यादव की बात भी कर लेता हूँ। अखिलेश यादव भी ठीक ठाक नेता है। मैं तो जरूरत पड़ने पर नितिन गडकरी जी की बात भी कर लेता हूँ, बढ़िया इंसान है। मोदी जी की बात भी कर लेता हूँ। उन्होंने लोगों को कम से कम ये बात बताने में वो कामयाब रहे कि आप अपने दम पे कामयाब हो सकते हो। उन्होंने कुछ टूल्स हवा में उछाले भी हैं। तो देखिए, मैं एक तरफा नहीं सोचता। मैं तो राहुल गांधी जी की बात भी कर लेता हूँ। चलिए, जब चली है चर्चा, तो राहुल गांधी फिजिकल स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर रहे हैं अपना, फिजिकल भी मजबूत कर रहे हैं अपना, और लंबी यात्रा भी कर रहे हैं। दाढ़ी भी उन्होंने काफी बड़ी कर रखी है। उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है कि उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। तो बता रहे हैं वो ये बात कि देखिए मैं लग गया हूँ जमीन पर। हालांकि मिलिट्री वैन साथ चल रही है।
खैर कोई बात नहीं, वो लंबी यात्रा कर रहे हैं, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे, लेकिन झंडा लेकर जाएंगे तिरंगा। कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत टूटा हुआ है? कैसे टूटा हुआ है भारत? आप इसका मतलब हो गया कि सारी संविधान संस्थाओं पे बड़े अच्छे सवाल उठा रहे हो। खैर छोड़िए, राहुल गांधी की बात नहीं करते, वरना लोग बुरा मान जाएंगे। हम और कोई बात कर लेते हैं। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास करने के लिए तो ये भी है कि हम गाना भी गा सकते हैं, लेकिन क्यों गाएं हम गाना? हमारे पास बातें और भी बहुत सारी हैं। खैर, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, तब से लेके अब तक तमाम सारी चीजें होती रही हैं।